जी, आपका स्वागत है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की जो ये पहल है, ये महीनों से ये बिहार स्वाभिमान आंदोलन का ये पहल जो है हम लोग देख रहे हैं सामने सोशल मीडिया पे। जो इस पहल का काफी बड़ा इम्पैक्ट भी हो रहा है। सबसे खासियत ये है कि ये अमित जी और बाकी सारे जो उनके साथ के जो लोग हैं, रवि जी, ये मानना पड़ेगा कि इस दौर की जो पत्रकारिता है और इस दौर में जो मीडिया का सामाजिक सरोकार है, इस सामाजिक सरोकार का इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने बखूबी निभाया है। आप कहें तो हम जैसे हमारी पीढ़ी के लोग इन बच्चों को सैल्यूट कर सकते हैं कि ऐसे बिहार को कनेक्ट किया है इन लोगों ने कि सोशल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जिन लोगों को मैं कभी कभार सुनता हूँ, इनके प्रोग्राम को, इनके लाइव स्ट्रीम पे जब आता है, वो सारे लोग जो अनसंग हीरो हैं, जिनका समाज में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो म्यूजिक के फील्ड में हो, आर्ट के फील्ड में हो, डिफरेंट सेगमेंट सबके जो लोग हैं, जिनको बिहार में अब खबर नहीं बनती है उनकी, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीजें हो। अब बिहार में खबर पॉलिटिकली चाहे हम लोग अब करेक्ट हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि खबर और सरोकार का मतलब बिहार में बदल गया है। ये आप बिहार में हैं रवि जी, और लंबे पारी से आपने उस सियासत को नजदीक का देखा है और आपने उस सियासी मैदान में काफी अच्छी रिपोर्टिंग भी की है। हम लोग बहुत अरसे से आपको जानते हैं। राजेश राज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के हैं। आपने सही कहा था कि दिल जो है उनका, दिल और मिजाज बिहार में ही बसता है और इतने कनेक्टेड हैं बिहार के, चाहे कोई भी छोटी हो बड़ी घटना हो। हम लोग कई बार अपने चीजों को सेलेक्ट में रखते हैं, प्रायोरिटी में रखते हैं। राजेश के लिए सबसे खूबी की बात है कि बिहार प्रायोरिटी पे है, उसके बाद फिर कुछ और आगे प्रायोरिटी पे है। तो इसलिए इस तरह का कष्ट होना अपने आप में बड़ी चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आपने अपने साथ में ये कहा कि कल से नीतीश कुमार जी सात निश्चय को लेके अपना वर्चुअल रैली शुरू कर रहे हैं बिहार में। एक तरह से कहिए कि कल है वो एक तरह से इसका बिगुल बजा रहे हैं। वो शंख जो पांचजन्य का है, वो पांचजन्य शंख जेडीयू की तरफ से या सरकारी पार्टी की तरफ से फूका जा रहा है। और इसमें अगर बिहार स्वाभिमान आंदोलन के ठीक एक दिन पहले इस तरह का प्रोग्राम आज लॉन्च किया, इस तरह के प्रोग्राम को आज लाया है बिहार के इलेक्शन को लेके, जो दल बदलों की राजनीति है और राजनीति के जो बदलते हुए परिवेश है, उसमें सबसे मेरा पहला सवाल आपके साथ पास ये होगा रवि जी कि ये पहली बार ये कोरोना काल का ये जो सामने में है परिस्थिति, उसमें चुनाव कराना, चुनाव में जाना, सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। जो आपको टाइम से इलेक्शन कमीशन की बाध्यता है, वो चुनाव कराना ही कराना है उनका। इलेक्शन असेंबली के जो बैठक है वो उसके नियत समय में होनी ही होनी है। इन सब बाध्यताओं के बीच में इलेक्शन में जाना है, लेकिन मिसिंग पॉइंट ये है कि नेता का फिजिकल अपीयरेंस इस बार लगभग नहीं के बराबर है। कल नीतीश जी जो वर्चुअल रैली करा रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है कि वो फिजिकल रैली के बदले ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज वर्चुअल रैली की बात करेंगे। तो इसमें समाज का जो संवाद है वो कैसे बढ़े रवि जी? देखिए विनोद जी, हम कल से 7 तारीख से शुरू करना चाह रहे हैं बिहार में। ऐसे तो वर्चुअल रैली जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन 1 महीना पहले शुरू कर दिया था, लेकिन कल जनता दल यूनाइटेड जो सत्तारूढ़ दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, वो कल से वो अपनी पार्टी के माने एनडीए कह लीजिए, जनता दल यूनाइटेड कह लीजिए, उसका वो आगाज करेंगे। चुनावी आगाज कल वो होने जा रहा है और ये सबकी नजरें कल उस पर टिकी हुई हैं। तमाम पॉलिटिकल जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पंडित हैं, सारे लोग उस पर नजर लगाए हुए कल नीतीश कुमार क्या कहेंगे। 7 निश्चय उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और वो आप ठीक कह रहे थे, लेकिन वो अच्छा, नीतीश कुमार बहुत ही विजनरी नेता है नंबर 1, तो वो 7 निश्चय। लेकिन कल जो है सो जो एनडीए के अंदर, बिहार एनडीए के अंदर जो अभी जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, तनाव इन द सेंस की वो जब से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में आई है, एनडीए में वो अपने आप वो आए हैं, न कि कोई शीर्ष नेतृत्व एनडीए में को शामिल किया है, जिस पर सवाल माने लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए का घटक दल है वो उठा रहा है। तो यह तमाम अच्छा। और उसकी तरफ कल देखिए, कल 7 तारीख को नई दिल्ली में जो है सो चिराग पासवान जो लोजपा के अध्यक्ष हैं, तो वो खुद जो है सो वहां पे संसदीय दल की बैठक कल बुलाए हैं, 2 बजे से कल बैठक उनकी होगी। तो यह सबकी तमाम पॉलिटिकल पंडितों की नजर है कि कल जो 10 बजे यहाँ पर नीतीश कुमार करेंगे, उसके बाद आपको 2 बजे से वहां पर चिराग पासवान नई दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक करेंगे। तो क्या कल इसमें होने जा रहा है,
ये सब की, और ये पहली बार है कि नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो यह इससे पहले निश्चित तौर जी माफ कीजिएगा, मैं एक बार इसमें अपना मुझे लगता है कि अभी राजेश राज जी से हमें रिएक्शन लेना चाहिए कि राजेश राज, मुझे लगता है कि पिछला 3 असेंबली इलेक्शन से, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि असेंबली इलेक्शन कवर किया है राजेश जी। इसमें पहली बार ये वर्चुअल रैली का जो आपने रवि जी अभी बता रहे थे कि बीजेपी की इससे पहले वर्चुअल रैली का उन्होंने एक तरह से एक शुरुआत कर दी थी बिहार में, और उन्होंने एक तरह से इंडिकेशन दिया था कि इस बार इस कोरोना काल में यही चलेगा, पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन बहुत कम होगा। राजेश, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता वर्चुअल रैली सोशल मीडिया से या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों से संवाद करेंगे। ये सीधा सीधी वन वे कम्युनिकेशन है। जो टेलीविजन की जो न्यूज का आप लोगों ने कवर किया होगा इतने वर्षों में, पिछले 25-30 सालों में, वो जो पब्लिक के रैलियों का एम्बियंस होता था, वो जो लालू जी की रैलियों का अपना एक ऑरा था, वो जो नीतीश कुमार जी के, या आप कह सकते हैं कि जो मोदी जी जब जाते थे वो जो रैलियों की भीड़ होती थी, अमित शाह जाते थे, ये सारे जो स्टार जो प्रचारक थे वो जब बिहार जाते थे तो जनता वोट किसको दे रही है ये फैक्टर नहीं होता था, लेकिन जनता बिहार की सबको सुनने आती थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था। ये वर्चुअल रैली किस तरह का बिल्कुल विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने 2010 का असेंबली इलेक्शन कवर किया, 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन कवर किया, 2015 बिहार विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव, 4 चुनाव जो है बिहार में मैंने कवर किया। और मुझे लगता है कि शायद बिहार का कोई ऐसा असेंबली सेगमेंट छूटा ना हो जहां पर मैं जाकर के रिपोर्टिंग मैंने नहीं किया, चाहे वो चंपारण हो, मधेपुरा हो, सासाराम हो, मगध हो, या तमाम जो मिथिलांचल हो, तमाम जो रीजन है वहां जाकर के रिपोर्टिंग हमने की। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बिहार का एक एसेंस है, जो इसकी खुशबू है, वो यही है कि जो चुनावी रैलियों में हेलीकॉप्टर का धराधर नीचे गिरना, फिर उसको उसका ऊपर उड़ना और नेताओं के द्वारा जनता को हाथ हिलाना और उनके साथ सीधा संवाद करना, इन सब चीजों को बिहार की जनता इस बार बहुत मिस करेगी। और चाय की दुकान को बिहार में राजनीति की पहली पाठशाला कही जाती है। मैंने इस पर कई बार स्टोरियां भी की कि चाय की दुकान पर लोग बैठते हैं, गॉसिप करते हैं, अखबार पढ़ते हैं और मिनटों में किसी को जिताते हैं और मिनटों में किसी को हरा भी देते हैं। यह भी एक एसेंस है बिहार में, चाय की दुकान का जो फ्लेवर है। वर्चुअल रैलियों का जहां तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की और मुझे लगता है कि जो बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन में जो काम करने का स्टाइल है और जो वर्चुअल रैलियों के जरिए सीधा संवाद करने का जो तरीका है, उसको नीतीश कुमार की पार्टी ने बखूबी जो है वो अडॉप्ट किया है। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनके प्रवक्ता हैं, वो आप देखेंगे कि संडे को चाहे वो अंजुम आरा हो, निखिल मंडल हो, अरविंद निषाद हो, राजीव रंजन हो, एक साथ तमाम जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जो हैं वो फेसबुक लाइव करते हैं, ट्विटर पे लाइव होते हैं और सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन आपने सही कहा विनोद जी कि जो वर्चुअल रैलियों में एक तरफा जो संवाद की जो परंपरा है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की मजबूरी भी झलक रही है, क्योंकि कोरोना काल में ये पहला चुनाव होगा जिसमें जनता और नेता दोनों एक दूसरे से मुखातिब होंगे, लेकिन दूरियों के साथ मुखातिब होंगे। हेलीकॉप्टर गिरेगा या नहीं गिरेगा इस पर भी संदेह दिख रहा है, लेकिन नेताओं के साथ कैंपेन ट्रेल करना, नेताओं के साथ जो है प्रचार में जाना, यह रिपोर्टरों के लिए और पत्रकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा उत्सव जैसा माहौल होता है, जिसको इस बार बिहार की जनता जो है वो मिस करेगी। लेकिन इस वर्चुअल रैली का भी एक अनोखा आनंद होगा कि लोग, बिहार के लोग थोड़ा मीडिया फ्रेंडली होंगे, सोशल मीडिया फ्रेंडली होंगे और रवि उपाध्याय साहब भी कनेक्ट हो रहे हैं अब इस नई तकनीक के साथ। मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं एक इंफॉर्मेशन दूं कि बिहार में जो स्मार्टफोन का और डिजिटल फोन का, मोबाइल का जो आप कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा कंज्यूमर बिहार में है सोशल मीडिया, सॉरी ये स्मार्टफोन का। बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है और 7 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन है। और आप सोचिए कि बिहार में इंटरनेट की खपत जो है पर कैपिटा हेड जो कह सकते हैं वो किसी भी राज्य से ज्यादा है। तो ये सोशल मीडिया में के लोगों में अवेयरनेस की कमी नहीं है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया का कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव
यूज हम लोग कर पाते हैं बिहार में और बिहार के नौजवान करते हैं वो ये अलग बात है, लेकिन बिहार के नौजवान सोशल मीडिया से काफी एक्टिव पिछले कई सालों से है। से ये इंटरनेट का एक्सेस बढ़ा है, स्मार्टफोन का बढ़ा है, तो बिहार इस मामले में आईटी के फील्ड में मामले में किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट बिहार ही है। मैं रवि जी के पास में आता हूँ। हाँ जी विनोद जी, आईटी मिनिस्टर भी बिहार से ही। हाँ, आईटी मिनिस्टर भी बिहार से ही है। मैं रवि जी मैं आपसे सवाल इसमें जानना चाह रहा था। रवि जी ने, राजेश जी ने अभी बहुत 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट की है, लेकिन मेरा सवाल और जो हम लोगों का आज का जो ये वर्चुअल हम लोगों की जो ये मीटिंग है और वर्चुअल जो बहस में हम लोगों को जोड़ने के लिए अभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये है, ये 30 साल के जो राजनीतिक परिदृश्य है रवि जी, जो आपने बहुत करीब से देखा है, आपने बिहार के उस इलेक्शन को और इलेक्शन कैंपेनिंग के नब्ज को देखा है, आपने उस सोसाइटी को देखा है जिसका टेस्ट देखा है। 30 साल में लालू जी के दौर में इलेक्शन का सारा कुछ बदल गया था। आम लोगों के बीच में इलेक्शन का पूरा कैंपेनिंग उसी तरह से, वही ग्रामर और उसी पूरा जो ग्रामर का ये होता है, कॉपी राइटिंग होता है, वो सिर्फ लालू जी के ही टोन में होने लगा था। तो इलेक्शन को एक तरह से आम लोगों के बीच में ले जाकर उसको आम लोगों के संवाद बनाने का जो महारत हासिल किया लालू जी ने, बिहार में कई बात उसके नेताओं ने कॉपी की, लेकिन वो उनका एक अपना कॉपीराइट है। मेरा सवाल यह है कि पिछले इलेक्शन में आपने देखा था जब महागठबंधन का ये हुआ था और प्रशांत किशोर जी अब कहाँ हैं ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये लगभग आप अगर बिहार उस दौर में हम लोग जाते थे, गांव से लेके शहर में हर दीवारों पे एक पोस्टर की तरह चिपका होता था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। और ये लगभग उनकी एक कोशिश थी कि इस स्लोगन को एक कॉपीराइट बना के जेडीयू का या महागठबंधन का वो नीतीश को एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। इस बार भी जेडीयू के लिए वही एक चेहरा बन के है। अमित शाह ने भी उन्होंने ये कहा कि बिहार में नेतृत्व जो है नीतीश जी के ही हाथ में है। तेजस्वी जी को जो जहां तक लग रहा है इस गठबंधन में वही अपने सेल्फ प्रोक्लेम। तो मेरा ये सवाल है कि वर्चुअल रैली में क्या वो जो इलेक्शन कैंपेनिंग का जो टेस्ट था, इलेक्शन कैंपेनिंग का जो वो सारी चीजें बन के आती थी, क्या आपको लगता है कि बिहार में ये सब चीजें मिसिंग होगी इस बार? अभी जी देखिए, वो राजेश जी अभी बता ही रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, वो डोर टू डोर माने प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो वो जब ये सब चीज नहीं होगा तो वो टेस्ट तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और आप पहले हम लोग भी गांव के गांव चले जाते थे, पैदल चले जा रहे हैं, धूल फाकते हुए जा रहे हैं, उन्हें कहीं जाने का है पैदल तो वो सब तो परेशानी इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये इस बार वर्चुअल है और ये पहली बार ये देश के इतिहास में होने जा रहा है कि कोरोना में कहीं चुनाव हो रहा है। और लोग देखिए डरे सहमे हुए तो निश्चित तौर पर हैं। शहरी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो वोट कास्ट होगा, लेकिन आप शहरी इलाकों में जाएंगे तो शहर के इलाकों में परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो निश्चित तौर पर लो होने जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कोई अगर गलती से छींक दिया या कोई खांस दिया तो उस बूथ पर देखिएगा कि क्या स्थिति होगी, तो वो वहां पे नहीं होगा। वहां पे लोग मैं इसमें एक करेक्ट करना चाहूंगा, आपको एक करेक्ट करना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि जो हम लोग अभी ये फरवरी से देखते देखते ये कोविड का और ये अभी सितंबर बीत गया है, जहां तक लोग मान रहे हैं कि जो वैज्ञानिकों का और जो डॉक्टरों का कहना है कि ये कोरोना अभी जा भी नहीं रहा है, ये हो सकता है कि 2021 तक रहे। और इसमें अब क्या है कि लोगों को इसके साथ में जीना है और जीने की आदत डालनी है। तो मेरा अब ये छींकने से और उन चीजों से अब थोड़ा सा हम लोग अलग हो जाएं कि आज भी मैं एक अमेरिकन जर्नल में पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इकोनॉमी खोलना है तो आपको मास्क पहनना होगा एक डिसिप्लिन के तहत और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। इस दोनों सूत्र से आप अपने इकोनॉमी को खोल सकते हैं। बिहार में ये मास्क पहनने का कितना पॉपुलर है या लोग इसको डिसिप्लिन में लाए हैं ये पता नहीं, लेकिन जो इलेक्शन कैंपेनिंग का जब होगा तो ये सारी चीजें, ये सारा प्रोटोकॉल वहां पे लागू होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि वो सब घबराने, वो ठीक है, नहीं वो उस जो आप बता रहे हैं वो ठीक है। अभी तो देखिए चुनाव आयोग ने भी पहले कहा था और अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया है कि जो लोग, जो वोटर, जो मतदाता आएंगे वोट डालने, अगर यदि वो नहीं आते तो उन पर फाइन लगेगा। ये कल का है न्यूज है,
ये यहाँ पे। और चुनाव आयोग ने पहले ही मस्त कर दिया है कि सबको सैनिटाइज किया जाएगा, सैनिटाइजर रहेगा, मास्क पहनना, वो सब अलग बात। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र आप देखिएगा कि आप ग्रामीण इलाकों में जाकर के विनोद जी आप देखेंगे क्या स्थिति बनती है वहां। आप जाकर के आज के डेट में इतना कोरोना महामारी फैला हुआ है, कोविड है चारों तरफ, लेकिन आप देखिएगा कि भर भर के लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये सब बहुत सारी परेशानी है। तो शहरी इलाकों में परसेंटेज ऑफ पोलिंग निश्चित तौर पर जो है सो वो कम होगा। अगर भगवान तो हम लोग तो ईश्वर है नहीं, उस समय तक कोरोना अगर यदि मान लीजिए जिस समय तक चुनाव होने वाला है, अगर यदि वो कंट्रोल हो जाता है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन शहरी इलाकों में पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे जर्नल की बात कर रहे हैं, तो जर्नल पढ़ने वाले ग्रामीण इलाकों में हैं क्या? अब बहुत आपके जैसे जी अभी तो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होगा, अभी काफी समय है, अभी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। अभी मुझे लगता है कि कई राउंड जो वैक्सीन है उस समय में अभी जो कैंडिडेट है उस समय में वैक्सीन बन के लोगों के सामने भी आ जाए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब अक्टूबर तक मुझे लगता है कि रशिया का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन में सामने में हमारे मार्केट में भी आ जाए। कई जो अब ऑक्सफोर्ड का भी जो वैक्सीन है या इंडिजीनियस जो इंडिया में बन रहा है, मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक आते आते इस दिशा में कई नई चीजें हमारे सामने में होंगी। तो कई लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। लोग भी अब इतने अवेयरनेस हैं जो उनको पता है। अभी आपने देखा होगा कि ये नीट का और जी का जो एग्जाम हुआ था, लोगों ने कितना इसके लिए ह्यू एंड क्राई किया था, कितने हाइपोथेटिकल सवाल सब आए थे, लेकिन बच्चों ने एग्जाम दिया। हर सेंटर पे लगभग 99% बच्चों की वहां उपस्थिति थी, उन्होंने उसी सोशल डिस्टेंसिंग से पेपर दिया। तो इसी तरह से इलेक्शन भी होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ी कोई ऐसा आसमान से ये गिरने वाला है। मेरा अब ये सवाल आपसे है रवि जी, थोड़ा सा राजेश जी को भी मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पॉलिटिकल ये सवाल होने चाहिए। ये सब हम लोगों ने तो अभी एक माहौल बनाने की बात की। मेरा सवाल आपसे ये है कि 30 साल से रवि जी, मैं बिहार के बारे में उतना नहीं जानता हूँ, पॉलिटिकली वेरी इनोसेंटली मैं बता रहा हूँ, लेकिन चेहरा वही है, चाहे वो जेडीयू में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो आरजेडी में हो, ये वही चेहरे हैं। और यही चेहरे बदल बदल के, कभी वही चेहरे जो आरजेडी में होते हैं वो जेडीयू में होते हैं, वो जेडीयू में जो होते हैं बीजेपी में होते हैं। तो क्या इस बार 2020 में वही चेहरे होंगे, या जो यूथ का जो बिहार में अभी, जैसा कि अभी जो डेटा आया है और उसमें लगता है कि बिहार में लगभग 62% जो यूथ वोटर्स है उसके मन मुताबिक कुछ कैंडिडेट का बदलाव भी होगा। आपका परसेप्शन क्या है? देखिए, वो सारी पार्टियां कहती हैं कि हम यूथ को देंगे, महिलाओं को इतना % भागीदारी देंगे, सारा कुछ वो सब कुछ कहने के लिए है। लेकिन वो आप देखिएगा, अभी देखिए दल बदलू जो हम लोग का जो टॉपिक है 2020, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेहतर टॉपिक है। दल बदलुओं का अभी दल बदलू क्या करते हैं, जहां देखते हैं वैकेंसी है, और वो वैकेंसी कैसे, वो राजनीतिक समीकरण अपने हिसाब से गणित फिट जहां करता है वहां पे उनको वैकेंसी नजर आती है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे जितने लोग अभी हाल के दिनों में इधर से पाला बदले हैं, वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो अपना गणित अपने क्षेत्र में बिठाने के प्रयास में है कि हम अगर यदि उस दल से टिकट हमको मिल गया तो हमारी जीत 100% सुनिश्चित है। ऐसे लोग ही आ रहे हैं। रवि जी, मैं आपको बीच में इसलिए रोकूंगा कि आपने देखा होगा वो कौन लोग थे। जेडीयू के जिन लोगों को पिछली बार आरजेडी ने टिकट दिया, वही लोग वापस फिर जेडीयू में आ गए। आरजेडी के जिन लोगों को जेडीयू ने टिकट दिया, वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में जहां जो फिट बैठता था वो वहां आ गए। मुझे इसमें नई चीज नहीं दिख रही है। देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूं कि में ये इलेक्शन में 3 जो सबसे बड़े पार्टियों के रूप में अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, चाहे वो जेडीयू है, चाहे वो बीजेपी है या आरजेडी है। आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अगर आरजेडी जेडीयू में मिल गए तो सरकार बना ली, बीजेपी जेडीयू मिल गई तो सरकार बना ली। तो ये कॉम्बिनेशन एक जो सोशल इंजीनियरिंग का है, क्या ये कंपल्सन है दल बदलुओं का, जो वही चेहरे होंगे जो यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से यहाँ आएंगे? राजेश जी, आपका क्या इसमें अनुभव है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है विनोद जी ये कि जो दल बदलू पाला बदल कर इधर से उधर जाते हैं, उनके लिए सबसे जो बड़ी बात है कि बिहार में वैकेंसी हमेशा बनी रहती है, और कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर है वो ये जो एक्सचेंज करने का जो खेल है पाला बदल का,
उसको रोकने में कोई सक्षम दिखाई नहीं पड़ता। और जनता भी ये सवाल नहीं खड़ा करती है कि कल तक आप आरजेडी में थे, आज जदयू में क्यों चले आए, कल तक आप जदयू में थे, आज वापस क्यों आ गए, फिर भाजपा में क्यों चले गए। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है बिहार में, किसी ने आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी फीस फिक्स नहीं की, ना पॉलिटिकल पार्टी के आकाओं ने और ना ही जनता ने। ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि जो बौद्धिक रूप से हम बहुत आगे हैं, देश में लोकतंत्र की जननी कही जाती है बिहार को, वैशाली जो है उसका सबसे बड़ा अखाड़ा रहा है। और कोई जनता जो है बौद्धिक रूप से सजग रहने के बाद भी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो आका है, वो टिकट का निर्धारण उस कंस्टिट्यूंसी की जातीय गणित और प्रत्याशी की जो अपनी जो धन कुबेर होने की जो उनकी सबसे बड़ी योग्यता है, ताकत है, उसके आधार पर वो टिकट का मूल्यांकन करते हैं और प्रत्याशी राजेश जी मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि रवि जी इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिहार में इन दल बदलुओं को कई बार लोगों ने बढ़िया सजा दी है और उन्होंने बिहार का जो लोग मतदाता है वो पूरा जजमेंट करते हैं। आप देखिए रमई राम अपने सेक्शन में अपने कास्ट के बड़े नेता हैं और वो खूब दल बदलू करते रहे हैं और मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन एक अदना सा कार्यकर्ता, एक अदना सा लोग जो था वहां का सिविल वर्कर्स था, उन्होंने उनको बड़ी मजबूती से हराया था। ऐसे कई लोग हैं, बड़े बड़े स्टालवार्ट हैं जो बदल अदल के घूमते रहे हैं, उनको लोगों ने हराया। जीतन राम मांझी को आप देखिए सुपरा साफ हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन रवि जी को अच्छी तरह से याद होगा 2005 फरवरी में जो विधानसभा चुनाव हुआ और अक्टूबर में 2 विधानसभा चुनाव हुए। फरवरी में जो चुनाव नीतीश कुमार उस चुनाव में 75 सीट आरजेडी को मिली, 28 या 29 सीट लोजपा को मिली। रामविलास पासवान चाबी लेकर घूम रहे थे कि भाई हम ताला हम खोलेंगे, और उनकी पार्टी से जितने भी बाहुबली चुनाव जीत कर आए वो 6 महीने तक इंतजार करते रहे। बाद में जदयू में ये तमाम लोग चले गए, सूरज भान, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, जितने बड़े नेता थे, स्टॉलवर्ड थे, वो सभी जो बाहुबली थे वो पाला बदलकर अक्टूबर में चले गए जदयू में, और जदयू को चुनाव जीत कर वो आ गए। मैं रवि जी से यही पूछना चाहता हूं, रवि जी को अच्छी तरह से जनता का, रवि जी को मैं यही ध्यान दिला रहा हूँ। इस बार जैसा कि मुझे लोग, बिहार के लोग अक्सर जब मैं बात करता हूँ तो बताते हैं कि यूथ जो है उसका रिएक्शन इस बार कमाल होने वाला है, या यूथ का जो आप एक जजमेंट करते हैं या सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में लाते हैं, वो इस बार कुछ अलग है। तो मुझे लगता है कि यूथ के मामले में शायद चिराग पासवान को भी लगा होगा कि हम भी यूथ हैं, और वो अपने ट्विटर हैंडल में बदल भी लिया है, बिहार का नौजवान, कुछ उन्होंने इस तरह से ये किया है, डाला है बिहार फर्स्ट बिहारी। हाँ वो भी, और उन्होंने अपना जो नाम में टाइटल है उसको युवा बिहारी चिराग पासवान, युवा बिहारी करते। तो ये उनको पता है कि बिहार में, और उनका स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो उसमें आप देखेंगे कि तेजस्वी भी यूथ है। उस हिसाब से अगर आप बीजेपी में देखेंगे तो सुशील मोदी भी 32-35 साल से चल रहे हैं जेडीयू के, बीजेपी के, और जेडीयू के नीतीश कुमार स्वयं नीतीश कुमार है। तो क्या बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी का नया अभी हम देख रहे हैं, क्या उनके पॉलिटिकल पार्टी के क्या नाम है, प्रियम चौधरी जो है, उनका पुष्पम प्रिया का जो देख रहे हैं इलेक्शन कैंपेनिंग और गांव-गांव उनको जाते हुए, और लग रहा है कि यूथ में शायद जो एक डिसमेंटमेंट हुआ है बहुत दिन के बाद, ये पॉलिटिकल एक ही फॉर्मूले को देखते देखते, क्या रवि जी आपको लगता है जो पुष्पम प्रिया चौधरी का जो पब्लिक के इसमें जाना, उसमें एक नई चीजों को लेके आना, बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशंस को लेके, बिहार के सिविलाइजेशंस को लेके, बिहार कल और अब का कंपैरिजन को लेके, एक नई चीज लेके वो बहस में जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि लोग कितने उनके बहस से इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन क्या उनके इस बहस से यूथ, देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी, जी बताइए। देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी जो है सो वो एक नया वो प्रयोग कर रही है वो, और वो उनके पिताजी पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, एमएलसी थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे बिहार प्रदेश में। तो
और वहां से वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से दरभंगा से वो जीतते हैं। इस सैद्धांतिक पिछली तौर पर अभी भी जेडीयू में है वो। हाँ है वो, लेकिन उनके काट के लिए हाँ दिलीप, हाँ तो वही जो दिलीप चौधरी को उस उधर जो आ गए, इससे थोड़ी सी नाराजगी है उनमें जी। अच्छा, तो वो उनको नाराज। रवि जी एक सवाल पूछ रहे हैं अपने जो फेसबुक पे देख रहे हैं, अभी ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं, उसमें से एक सवाल आपके लिए पूछा है उन्होंने कि मतदान में बड़ी संख्या में मतदाता डरे हुए हैं, ऐसे में चुनाव प्रतिशत काफी नीचे नहीं आएगा? जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको एनडीए के वोटर अधिक है, उन्हें मालूम है कि संक्रमण कैसे हो सकता है, तो वो वोट करने नहीं जाएंगे। जो नीतीश कुमार को जीतने की संभावना है, तो ऐसे में क्या ये जो डर का माहौल है वो क्या ऐसा इंपैक्ट करेगा? ये रंगीश ठाकुर जी है, ये पूछ रहे हैं आपसे। नहीं देखिए, इसमें इम्पैक्ट हम वो ठाकुर जी को हम बताना चाहेंगे कि आप जो है सो आप पटना शहर की हम बात कर रहे हैं, जो एक राजधानी है। यहाँ पे देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे, अब इसमें दो बात समझनी होगी आपको। शहरी इलाकों में जो वोटर हैं, पटना का जो आप तीनों चारों विधानसभा देख लीजिए, उसमें फुलवारी को छोड़ करके, फुलवारी के जो विधानसभा जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से श्याम रजक जी जीतते रहे हैं, वो विधानसभा का वो कुछ पार्ट जो आपको पटना से लगा हुआ पार्ट है, वहां पर आपको देखिएगा स्लो वोटिंग होगी, क्योंकि वो कोरोना के कारण, इस बात को मानना पड़ेगा। आज हम जो बोल दें, आप जो बोल दें, राजेश जी बैठे हैं, आप खुद बैठे हुए हैं, आप ही को वोट कास्ट करने जाना होगा, देखिएगा वहां सोशल डिस्टेंस। आज के डेट में एक बात समझिए विनोद जी, एयरपोर्ट से हम लोग एयरपोर्ट में अगर आपको जाना है, अराइवल डिपार्चर क्या स्थिति है, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाना पड़ रहा है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आपको सारा कुछ सैनिटाइज हो रहा है, 1-1.5 घंटा निकलने में आपको लग जा रहा है। तो वहां पे अगर यदि जहां पे बूथ होगा आपका, उस बूथ पर जब सोशल डिस्टेंसिंग होगा तो एक बार आप जाइएगा, 2 बार जाइएगा, उसके बाद फिर आप नहीं जाइएगा। तो जो पढ़े लिखे मतदाता हैं वो नहीं जाएंगे, और वही ग्रामीण इलाकों में आप जाकर के आप देखेंगे एग्रेसिव वोटिंग होगी, उसमें आप कहीं कोई दो मत नहीं है इस बात जी। रवि जी एक सवाल हमारे बीच बीच में जो दर्शक हैं और जो जुड़े हुए हैं अपने लोग, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। राजेश जी के लिए एक सवाल पूछ रहा है राजन कुमार जी ने कि इस चुनाव में मुद्दे नहीं है, नेता तो सामने आ रहे हैं, तो मुद्दा क्या होगा? राजेश जी ये सवाल आपके लिए है, राजन कुमार जी पूछ रहे हैं। देखिए मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार में पिछले 2019 के चुनाव में भी मैंने देखा कि जो लोकसभा का चुनाव था, तो जाहिर तौर पर जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वोटिंग होती है जब, तो राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी होते हैं। लेकिन विधानसभा का चुनाव 2015 में भी मैंने जब कवर किया, तो स्थानीय मुद्दों की गूंज जो है वो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही थी। कहीं भी सड़क, पानी, बिजली के सवाल पर जनता ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, कोई मैंडेट नहीं मांगा, न नेताओं ने न जनता ने मैंडेट दिया। पूरा चुनाव मोहन भागवत के बयान के इर्द गिर्द, रवि जी हमारे साथ डीडी बिहार पर भी हम लोग डिबेट में बैठे थे, और पूरा चुनाव कहीं ना कहीं जो है मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने के बजाय मोहन भागवत के बयान के इर्द गिर्द घूमता रह गया, और उसी पर महागठबंधन की वहां सरकार बन गई। तो बिहार में 2010 के असेंबली इलेक्शन में जरूर विधि व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी और नीतीश कुमार ने जो बेटियों को साइकिल चलाने के लिए दिया, वह सुशासन वह दिखाई पड़ रहा था कि बेटियां साइकिल चला रही थी, पोशाक मिल रहे थे, उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा था। और सिवान जैसे जगह पर जब मैंने मुस्लिम मतदाताओं से बात करी तो उन्होंने कहा कि अभी आप जहां लाइव करने के लिए खड़े हैं, अगर आप 2005 के पहले आते तो शायद यहाँ पर आप खड़े होकर लाइव नहीं कर पाते, बिजली कटती, आपको यहाँ से निकलना पड़ता। तो बिहार में मुद्दा जो है वो सिर्फ 2010 के चुनाव में दिखाई पड़ा, बाद बाकी किसी चुनाव में कोई मुद्दों की गूंज सुनाई नहीं पड़ी। ये कहीं ना कहीं विडंबना है कि हमारे जो नौजवान हैं, राजेश जी मैं रवि जी को सवाल नहीं पूछते। राजेश जी मैं रवि जी को मुद्दा दे रहा हूँ। रवि जी कल के जो न्यूज़पेपर की जो सबसे बड़ी खबर थी यहाँ, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रिपोर्ट आई थी। आप देखेंगे कि यूपी जो है इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd नंबर पे है, और बिहार 2017 के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रिकॉर्ड था बिहार का, उससे कम से कम 15-16 नीचे आ गए। अब बताइए कि जिस बिहार में आपका क्लेम है कि रोड कनेक्टिविटी में, ग्रामीण सड़क में
प्रधानमंत्री सड़क संपर्क योजना में, नेशनल हाईवे के कनेक्टिविटी में आप सबसे ऊपर हैं, आपने अच्छा काम किया है और बिहार में ये कनेक्टिविटी दिख भी रहा है। पावर के मतलब से जाकर आप देखें तो 2002 और 2020 में इतना अंतर है कि 600 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन का बिहार आज कम से कम 4000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन की स्थिति में है और 16 से 17 घंटा पावर है। कहीं जगह तो पावर कट का मतलब भी अब नहीं है। इस हालत के बावजूद अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार इतने पैदा नीचे खिसक गई है और एक पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन का मैंने तेजस्वी के किसी भी ट्वीट में नहीं देखा इसका जिक्र। इसका मतलब यह है कि बिहार में मुद्दे तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि हमारा जो वोट का एक वर्ग है और हमारा जो वोट का जो क्लास है में इस मुद्दे को कोई लेना देना नहीं है। क्या वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं वहां के लोगों को रवि जी? देखिए, असल में अब एक बात हम लोगों को भी समझनी होगी कि ये जो बिहार में जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी पार्टी, वो उसकी जगह पर अगर यदि बीजेपी थी, आप देखते जब अपोजिशन में, तो वो छोटे छोटे मसलों को भी बहुत बड़ा बना करके उसको ढंग से लोगों के पास रखती थी। तो ये इनके पास ये नहीं, ये तमाम इन लोगों का मुद्दा क्या है? आप देखिए, ये लोग बोलेंगे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, बाढ़ का समस्या है, बाढ़ का स्थिति है वहां पर। तो ये लोग उस ढंग से बात को प्लेटफॉर्म पे रख नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा माने दुखदाई विषय है। ये विषय को रख ही नहीं पाते हैं। ये अगर जिस दिन से मुख्य विपक्षी पार्टी आपकी बिहार में वो ढंग से मुद्दे को रखे तो ये बहुत इन लोगों के लिए अचीवमेंट होगा, लेकिन ये लोग कर नहीं पाते हैं। आप राजेश जी से पूछिए, वो भी। रवि जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अपोजिशन के पास में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है मुद्दे के समय में, क्योंकि सरकार में जो पार्टी होती है उनको तो चीजें करनी होती है, उनको उन चीजों को ट्रांसलेट करना होता है। जैसे नीतीश कुमार जी कल जो 7 निश्चय को लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये 7 निश्चय उनका फोकस्ड है कि बिहार में महिलाओं को डेडिकेटेड उनका वो फॉर्मूला रहा है, वो पैकेज रहा है, उसी पैकेज पे वो बात करेंगे। और 7 निश्चय वो पूरा डेडिकेटेड है उन्हीं महिलाओं के और उन्हीं महिलाओं के वर्गों के लिए जो उनका एक वोटर थोक वोटर रही है, जैसा ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब अपोजिशन के पास में खुला आसमान है, पूरी संभावनाएं है राजेश कि वो नए फॉर्मूले, नए आइडिया के साथ में बिहार में जो बदलाव है, जो बदलाव मतलब इन सेंस कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, वोटर्स में नए वोटर्स जुड़े हैं, क्या इन सब को देखते हुए बिहार के अपोजिशन के पास में कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जो उन सामने में दिख रहा है जिसको लगता है कि बिहार में इस बार इलेक्शन का वो कुछ मोड चेंज कर सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए अगर वो सरकार में है तो उनके लिए एक लिमिटेशन है कि वो कुछ भी ऐसे उटपटांग वादे नहीं करेंगे जो कल उनको भारी पड़ जाए। लेकिन तेजस्वी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कर सकते हैं जो लोगों को लुभा सकता है। क्या ऐसा कुछ दिखा है आपको राजेश? देखिए, नीतीश कुमार ने अभी घोषणा की है कि किसी भी दलित परिवार में अगर किसी की हत्या होती है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। और नीतीश कुमार उपचुनाव हारने के बाद हमेशा गेन करने के लिए जाने जाते हैं। और रवि उपाध्याय साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में टिकटों का वितरण हो, चाहे वोटिंग का जो पैटर्न है वो कास्ट लाइन पर होता है। उनकी बिरादरी मात्र 1.5 से 2% है और 15 साल से वो राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो लालू प्रसाद का जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था, उसी फार्मूला को अडॉप्ट करके वो तमाम अति पिछड़ी जातियों को, लालू प्रसाद के जिन्न को वो साध करके सियासत कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के पास कहीं ना कहीं अपना एजेंडा बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष के पास कोई तैयारी नहीं दिखती है कि विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के जो लूप होल्स हैं, सरकार की जो खामियां हैं, उसको वो जनता के बीच गिनाए और उसको एक्सपोज करे। कोरोना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला है बिहार में। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। जो आपने देखा कि बिहार के आनंद विहार से लेकर के पटना तक और कटिहार तक कैसे लोगों को जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी, कैसे फजीहत हुई। इस मुद्दे को कोई नहीं उठाएगा। फैक्ट्री नहीं लगी 30 साल में, कोई एक सुई का कारखाना नहीं लगा। इसके लिए सवाल पूछने का न रोड मैप विपक्ष के पास है और न जनता के पास है। विश्वास और साख का संकट है कि कोई फैक्ट्री लगाने
बिहार का बेटा जो दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में काम कर रहा है, वो दुनिया भर के मुल्कों में फैक्ट्री लगा रहा है, लेकिन वापस अपने वतन में आकर के, अपने राज्य में आकर के वो कोई रोजगार लगाए, इस बात की संभावना क्यों नहीं दिखाई पड़ती? ये मुद्दा होना चाहिए। मेरा सवाल यही ईज ऑफ बिजनेस के लिए था, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये सब कुछ है। आप देखिए उस सीमांचल के इलाके में रवि जी, जब हम लोग जाते थे उधर, कई दिन लगते थे अपने बिहार में इस कोने से उस कोने में जाने का। एक जानकी एक्सप्रेस की ट्रेन होती थी, आप मधुबनी में चढ़ते थे और अगले दिन आप कटिहार और सहरसा पहुंचते थे। आज वो 4 घंटे का डिस्टेंस पे है। ये कनेक्टिविटी के मामले में बिहार ने इतना प्रोग्रेस किया है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में अगर आप नीचे हैं तो राजेश आपके कौन से बिहार के उलाल हैं तो आएंगे तो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बीच में रवि जी, में आपके लिए एक सवाल है, अपने फेसबुक यूजर के लिखा है कि अब बड़ी संख्या में राजद के विधायक अब जेडीयू में शामिल हुए हैं। जिस आरजेडी विधायक का एनडीए के कार्यकर्ता 5 साल से विरोध कर रहे थे, आज वही एनडीए का प्रत्याशी बनेंगे। उसे जनता या कार्यकर्ता कैसे आत्मसात करेगा, ये पूछ रहे हैं एक फेसबुक यूजर आपके लिए। देखिए, वो जो अब जैसे जेडीयू में बहुत आरजेडी के लोग शामिल हुए हैं, ये बात सही है। वो विधायक तो वही तो आपको हम शुरू में ही हमने इस पर चर्चा की, और एमएलसी भी 5 एमएलसी भी गए हैं। आरजेडी के 5 एमएलसी ज्वाइन किए हैं इसमें, और उसमें आज एक एमएलसी को राष्ट्रीय जदयू का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है। तो वो ये सब तो देखिए, ये सब तो चुनावी गणित है। चुनाव में गणित को समझते हुए कहाँ ये कमरे आलम को बनाया गया है क्या? हाँ, कमरे आलम को बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वो प्रधान महासचिव थे आरजेडी में। हाँ, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे आरजेडी में। हाँ, तो उनको आज महासचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो यह देखिए, अब देखिए कई लोग जो एमएलसी हैं, अब बड़हरा से रणविजय सिंह घूम रहे हैं। रणविजय सिंह जो एमएलसी थे, आरजेडी से गए जेडीयू में, वो बड़हरा में घूम रहे हैं। तो बड़हरा राजपूत बाहुल्य इलाका है, जहां से राघवेंद्र प्रताप सिंह पहले जीता करते थे आरजेडी से। उसके बाद से अभी वो तो अभी आरजेडी की वो सिटिंग सीट है, तो वहां से सनोज यादव ने क्या ऐसी करके कोई एमएलए है वहां से, तो वो अब वहां पर घूम रहे हैं। तो वो जेडीयू के कैंडिडेट होंगे वहां से। तो वो अब इसलिए अभी तक ठीक है, विधिवत घोषणा मने नहीं की गई है, लेकिन यह तय माना जा रहा है जो सीट अब जहां से कमरे आलम भी सीट चाह रहे हैं, ये भी तो ये सब चुनावी गणित है। अब देखिए श्याम रजक ही जो आरजेडी छोड़ करके जेडीयू में आए के बाद से जी रवि जी, मैं आप ही के बाद से एक सवाल मेरे मन में आया है, आप ही के बाद से एक सवाल है मेरे मन में अभी आया है कि ये क्या आपको लग रहा है कि एक फैमिली की जो पार्टी है उससे एक डिस्टेंटमेंट भी बढ़ रहा है वर्कर्स में, पॉलिटिकल लोग, पार्टी के जो और लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में। आपने कांग्रेस में ये दौर देखा है। अभी कांग्रेस के सबसे वफादार जो बड़े बड़े सेवासालार जो 3 बार के मिनिस्टर रहे हैं, लगभग अपनी जिंदगी कांग्रेस में ही उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में शुरू की और कद्दावर मिनिस्टर तक वो रहे हैं। पार्टी में इतने दिनों में रहने के बाद आज वो सवाल पूछते हैं अपने आलाकमान से कि आखिर ये कब तक। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ठीक यही सवाल आज बिहार में भी आरजेडी में ही, क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो आरजेडी में ही अपने पूरे कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया है, और आज हो सकता है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के हाथ में या उनके परिवार के लोगों के हाथ में जो लीडरशिप है उससे नाराजगी होने के कारण भी लोग जा रहे हों, इधर उधर जा रहे। हम एक तरफा अगर किसी को कहेंगे दल बदलू है, हम उसे बात को समझनी पड़ेगी कि अगर आपका इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टीज में, तो जो हाल आज कांग्रेस का हो रहा है कल यही चीज आरजेडी में होगा, कल यही चीज टीएमसी में है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका जो फैमिली हेगोमनी है उसको लोग अब चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा क्या है, क्या इसके पीछे? नहीं विनोद जी, देखिए एक बात तो खुले दिल से हम लोगों को स्वीकारना होगा कि हर दल में यही स्थिति है कमोबेश। यहाँ पे हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे वो चिराग पासवान के परिवार से 4 एमपी हैं एनडीए में। आरजेडी में देखिए लालू जी चले गए तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तेजस्वी जो है सो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री हो। तो यह अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप चले आइए, तो भारतीय जनता पार्टी में वहां से हुकुमदेव नारायण
के बेटा को जो है सो माने, तो यह सब सीपी ठाकुर नहीं रहे तो उनके बेटा को राज्यसभा, तो यह हर दल में कमोबेश यही स्थिति है। अब कहिए कि वहां पर पार्टी के जैसे आरजेडी में यहाँ पर तेज प्रताप हैं, वहां चिराग पासवान है लोजपा में, तो यह शीर्ष माने पद पर है, इसलिए हम लोगों के आंख में दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर यदि आप देखिएगा तो कमोबेश हर दल में यही स्थिति है, और पिता पुत्र, पुत्र पिता, माता बहन, यही सब कमोबेश सब जगह यही स्थिति है बनी हुई है। इसमें आपको और हमारे जैसे जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, झोला उठा रहे हैं, उनके लिए कहीं जगह नहीं और नहीं। अब हाँ राजेश जी एक मिनट हम बता रहे हैं। एक सप्लीमेंट्री सवाल हम रवि जी से पूछना चाह रहे हैं कि रवि जी आप इसको कैसे देखते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2015 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही, वहां पर ज्यादातर जो आरजेडी के विधायक थे वो जनता दल यू में शामिल हो गए, और पालीगंज में रामलखन सिंह यादव के जो पौत्र हैं वो आरजेडी के विधायक थे, वो जेडीयू में आ गए। वहां पर उषा विद्यार्थी भारतीय जनता पार्टी से मिले रही हैं। इस बार रामजन्म शर्मा वहां पर चुनाव लड़े थे। उसी तरह बेगूसराय में तेघड़ा की सीट है, वहां पर जो एडवोकेट जनरल थे रामबालक महतो, उनके बेटे वीरेंद्र महतो जो है वो जेडीयू में आ गए। वो सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, पहले सीपीआई जीतती थी, अब बीजेपी जीतती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटों पर आरजेडी के विधायकों को जेडीयू में ज्वाइन करा देना, क्या सीटों के बंटवारे में जेडीयू और बीजेपी के बीच गतिरोध पैदा नहीं करेगा? या किस तरह की राजनीति है नीतीश कुमार की? नहीं, ये देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे राजेश जी एक बात समझने का है। अब वो जो पिछले बार 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय महागठबंधन था, तो महागठबंधन के समय नीतीश और कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े, तो वो उसके तहत जो सीट मान लीजिए आरजेडी का है, तो वो अब देखिए आरजेडी वाले लोग को वो ज्वाइन करवा रहे हैं अपने यहाँ, माने ज्वाइन करवा रहे हैं कि माने वो लोग चाह रहे हैं, इस ऐसे देखा जाए इसको, वो हाँ वो चाह रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक समीकरण अपना, वो जातीय समीकरण, तो देखिए पार्टी तो ये सिंपल सा थ्योरी है। आप जैसे विक्रम की जो बात कर रहे हैं, उषा विद्यार्थी का उसमें अभी तो बेचारी वो तो सीट ही नहीं उस पर पिछले बार मिला उनको, वो तो चला गया गठबंधन उधर। बीच में आप दोनों आदमी को रोक रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने मुद्दे से भाग गए हैं। मुद्दा हमारा ये था कि जो हमारे जो फेसबुक यूजर्स दल बदलू एक बड़ा मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा ये है, वो मुद्दा है। लेकिन जब हमारे सैकड़ों हमारे फेसबुक यूजर्स हैं, वो देख रहे हैं अपने अलग अलग लिंक से, वो सवाल भेज रहे हैं, हम लोगों ने उनको इन्वाइट किया है कि आप लोग आए। वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई मुद्दा जो है इस इलेक्शन में 15 साल, आप 15 साल बनाम 15 साल का इलेक्शन का मुद्दा हो गया हर साल। नीतीश जी के, आप ये सुशील मोदी जी का, आप जब कभी कोई ट्वीट देखेंगे तो आप लालू जी के जंगल राज को याद दिलाएंगे। 15 साल हो गया, 15 साल के आप एजुकेशन से लेके हॉस्पिटल से लेके आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन आप अगर 15 साल पीछे की करेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं होता। आप 15 साल से सत्ता में हैं, एक कोरोना ने, एक कोविड-19 ने आपको जमीन पे ला दिया है। आज आप अगर आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं रवि जी, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, एक स्टेट जो मोस्ट करप्ट स्टेट है, वहां इतना करप्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप वहां पे हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, इतना कमाल का काम हुआ है। वहां आपको हर तहसील में एक हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल जरूर दिखाई देगा। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी बिहार में ऐसा डिफंक है कि वहां एक कोरोना के पेशेंट चले जाए तो उसके पास कुछ नहीं है सिवाय पटना आने का, सिवाय दरभंगा आने का। तो ऐसा हुआ कि आपने 15 साल बनाम 15 साल तो खेल लिया, लेकिन जमीन पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी चीजें जो होनी चाहिए, जो बेसिक चीजें डिमांड है लोगों की, लोगों को आप क्या दे रहे हैं? बिहार में जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, आपका रिसोर्सेज क्या है? आपका एक एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज में आपके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट के जितनी लिमिटेशन है वो पार कर गई है। इतना पॉपुलेशन का आपका वहां पे डेंसिटी है। जो एग्रीकल्चर में, वहां पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाना चाहिए था। जितना पानी का रिसोर्सेज पूरे बिहार में है वो पूरे स्टेट, पूरे देश में कहीं नहीं है आपके पास। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड आपके पास 45% है। क्यों? क्योंकि आपने इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया जिसपे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता था।
तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो भी लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि हम बिहार में आते ही 5 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। बंद पड़े 9 चीनी मिल आपका पड़ा हुआ रह गया। 15 साल हो गया नीतीश जी को, आज तक एक चीनी मिल स्टार्ट नहीं कर पाए। अशोक पेपर मिल, ये सारे जितना ट्रेडिशनल बिहार की अपनी इकोनॉमी थी। सहरसा में एक बैजनाथपुर पेपर मिल था, मैंने पेपर मिल था। ये हाँ। सब बिहार की इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, और उस एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को आप खड़ा नहीं कर पाए, तो आप ये सब कोई भी नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने मजबूत कर दिया तो भी बिहार के लोगों के पर बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं रवि जी, मैं सवाल उसी पे आ रहा हूं जो अब मेरा लगता है कि हम लोगों के पास अब टाइम भी कम है, कि अगर बिहार में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप पूरा सीन क्या आपको लगता है, चाहे वो एनडीए घटक हो, चाहे वो महागठबंधन में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और बाकी सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हों, या फिर इसके बाद जो नए नए यूथ के समीकरण में एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी आ रही है पुष्पम प्रिया की, इन सारे संभावनाओं के बीच में क्या आपको किसी में कोई करंट दिख रहा है रवि जी, जो अनुभव आपका 25-30 साल का बिहार के इलेक्शन को देखने का है? देखिए, करंट किसी में नहीं है। अब है कि कौन, सच्चाई है ये, करंट किसी में नहीं है। कौन जुमला में फंसता है उसके बाद वही हो जाएगा, बस क्लियर कट यही। अभी तक मैंने नहीं, हो सकता है कि आगे 10-15 दिन, 1 महीना बाद कुछ हो जाएगा। जो बड़ा मैंने जैसे जुमलाबाजी होता है ना, वो जुमला जो कह देगा फंस गया जनता, वही। आप देखिए 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है, हम एक लाइन में आपको हम इसमें कर रहे हैं। 15 साल, जो 15 साल की बात हो रही है, 15 साल पहले मान लीजिए कुछ नहीं था, तो आज के डेट में एक मान लीजिए काला अगर यदि है, उस पर काला जगह ब्लैक बोर्ड पर अगर एक व्हाइट स्पॉट मार दिया जाए तो वो दूर से दिखाई पड़ेगा आपको कि उजला उजला पड़ा हुआ है। तो यही काम हुआ है कि सड़क बन गया है। तो सड़क बन गया तो 6 घंटा का में हम पटना से कहीं पर भी जा सकते हैं, 4 घंटे, वो अलग बात है। लेकिन और कहीं अन्य क्षेत्रों में आपको स्कूल की देख लीजिए क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य के सेक्टर में देखिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के देखिए क्या है। तो आप अगर रोज अगर यदि आप और हम लिखना शुरू करें तो बुरी स्थिति हो जाएगी। हम उसको बोल भी नहीं। लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिलाऊं, अभी जाते जाते मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं कि मेरा जो गांव है, अब मैं अपने गांव को अभी इस बार देखा है कि हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है सिर्फ। उस विद्यालय को अपग्रेडेशन हुआ, मिडिल स्कूल हुआ, अब इस अपग्रेडेशन में अभी हाई स्कूल हुआ है। गांव विद्यालय की जमीनें बहुत छोटी सी है, लेकिन वहाँ जो अभी एक इनॉग्रेशन के कुछ फोटोज मेरे पास में किसी ने भेजा था गांव से ही, मैंने बहुत शानदार, ये बिहार में इस तरह का कुछ हो रहा है, ये आपको दिल बाग बाग हो जाता है देख के। बहुत सुंदर विद्यालय बनाया है, और उसमें आप स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें अब वहां पे कंप्यूटर लगे हुए हैं बच्चे को। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। उस जगह पे काम हो रहा है जहां ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं, जिनको लगता है कि बिहार में इन चीजों की जरूरत है और वो करवा रहे हैं। जैसे अभी जिन जिन स्कूलों को नीतीश कुमार ने अभी वर्चुअल में रैली के अभी जो इनॉग्रेशन किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, मैंने उन लोगों का कभी फेसबुक लाइव में ही देखा था, तो हमने देखा कि वो सारे अच्छी स्थिति में हैं और बड़ा चमकदार लग रहा है। भले ही बच्चों को नसीब में वो कंप्यूटर और किस तरह से आता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी ईमानदारी से लग रहा है कि वो भवन भी बनाए गए हैं और उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी दी गई है। मेरा सवाल उसमें दूसरा है कि क्या ये सारी चीजें पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको कंसेस होना चाहिए उन चीजों को कराने में, या तो उनकी अभिरुचि नहीं रही है, या नीतीश कुमार जी के इस कार्यकाल में उनके अभिरुचि को हटा दिया गया है ब्यूरोक्रेसी में। तो जहां रोड संपर्क, मैं आपको बताऊं कि मुझे 1-2 इंजीनियर मिले थे बिहार के, वो पूरे बिहार के नेटवर्क, रोड नेटवर्क का वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हर जगह के रोड का मेंटेनेंस का अपडेशन है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, हुआ है। लेकिन विनोद जी, ऐसे ब्यूरोक्रेट या ऐसे राजनेता जिसको आप कह रहे हैं, ऐसे 2-4 होंगे तो वो उस क्षेत्र का, वो उस क्षेत्र के लोग बहुत ही भाग्यशाली होंगे जहां पर इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा या इस तरह का डेवलपमेंट विकास होगा। लेकिन ओवरऑल पूरे बिहार की वो स्थिति नहीं है। आप खुद आकर के आप पटना में आप देख लीजिए, पटना में क्या स्थिति बनती है। आप देखिएगा, तमाम कभी कभी पीएमसीएच में हर 10 दिन पर मारपीट हो जाता है। वो परिवार वाले गांव से लेके आ रहे हैं, उनका इलाज नहीं हुआ, मारपीट हो गया, वो बंद है भाई, वो सब अल्ट्रासाउंड और एमआरआई मशीन बरसों बरस तक खराब पड़ा रहता है।
पीएमसीएच में, तो और वो बन नहीं पाता है। सिंपल अल्ट्रासाउंड छोड़ दीजिए राजेश जी, एक्सरे मशीन नहीं है, आपको ढंग से मिलेगा। और ये सब एक्सरे के मशीन, अल्ट्रासाउंड तो बड़ी बात हो गई, एक्सरे नहीं करा पाइएगा। कोविड स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर बिहार में जो आज की पीढ़ी है उसको आगे आकर के काम करना होगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि अपराधी आ गए तो घर बैठ जाओ, सियासत में ना आओ, पत्रकारिता में संघर्ष है, राजनीति में संघर्ष है, तो घर जो बैठ रहे हैं लोग, वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो रही है, तो क्रिमिनल्स या गंदे लोग जो है वो राजनीति में आ रहे हैं। तो गार्जियंस को भी ये समझना पड़ेगा कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। रवि जी, राजेश जी की बहुत अच्छी बात रही। मैं इसी बात को लेके आज का ये प्रोग्राम जो है हम खत्म करते हैं। लेकिन जाते जाते मैं अपने लोगों से और अपने जितने हमारे फेसबुक यूजर्स हैं उनको, जो राजेश का मैसेज है बहुत ही क्लास का है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी 5-6 साल में मोदी रीजन के जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, और वो यह था कि सामाजिक भागीदारी का। जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में सामाजिक भागीदारी बढ़ी, जहां जहां सरकारों ने 2 वे कम्युनिकेशन किया और समाज को, लोगों को अपने साथ लिया, आप देखिए उस जगह में उस स्टेट ने काफी डेवलप किया है, उस क्षेत्र में विकास हुआ है। एक स्वच्छ भारत अभियान जो भारत जैसे गंदगी पड़े हुए पूरे सारे जगह में, वहां सामाजिक भागीदारी हुई, और लोगों ने अगर ये ठान लिया कि हमको ये गंदगी मिटाना है, तो ये गंदगी पूरे भारत से खत्म हुई। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में ये सबसे मार्के वाली बात आपने कहा है, क्योंकि हर घर में सुबह माने एक बार वो आता है कचरा उठाने वाला, और वो गाना गाते हुए ले जाता है, ले आता है। ये बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी पहल है। इसके लिए सैल्यूट है मेरी ओर से। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाज। विनोद जी एक बात हम अपनी बात खत्म करूंगा। को यूथ को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सामाजिक भागीदारी की बात जो है उसमें मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोग, चाहे वो प्रशासन के कारण में हो या पॉलिटिकल लीडर्स के कारण में हो, उन लोगों ने समाज को जोड़ने का काम नहीं किया है। लीडरशिप हम पे थोपा गया है। तो क्या आज के जो नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप अपने हाथ में लेंगे, उससे पहले उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। जो राजेश जी कह रहे थे, आप भागिए मत, आप सामाजिक भागीदारी में शामिल होइए। बिहार में बिहेवियर चेंज का आंदोलन चलाना सबसे निहायत जरूरी है। जिस दिन ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हम कोरोना से भी मुकाबला कर लेंगे और हम एक अच्छे शासन और प्रशासन देने के लायक भी होंगे। आप सबका, तमाम लोगों का, जो फेसबुक यूजर्स हैं, जो हम लोगों को देख रहे हैं, जो छोटी बड़ी गलती हुई हो, एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे विनोद जी, कि जो आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जो बिहार का जो बड़ा नेतृत्व है, जो टॉप लीडर्स हैं, उनको ये बात समझना होगा कि अगर हरदीप पुरी, आरके सिंह, अरुण शौरी तरह के जो लोग हैं, पत्रकार या ब्यूरोक्रेट, उनको अगर प्रधानमंत्री मोदी ला करके सत्ता सिस्टम में बिठाकर जनता के लिए सहज और सुलभ बना सकते हैं, तो बिहार में कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अच्छे ब्यूरोक्रेट और अच्छे पत्रकारों को, अच्छे वकीलों को बुला करके उनसे काम न कराया जाए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा ना जाए। अगर सामुदायिक भवन बनाना, नाली खरंजा और चबूतरा बनाना अगर बिहार में विकास का पैमाना है, तो ऐसा विकास करने के लिए नौजवानों को विधायक बनने की कोई जरूरत नहीं है। नाली खरंजा से ऊपर उठना होगा। यही चीज मैं कहा, मेडिकल कॉलेज और फैक्ट्री नहीं लगेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। और इसके लिए जो टॉप लीडर्स हैं, उनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि सिर्फ जाति का गणित बिठा करके, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है क्षेत्र में बिठा करके तब वो टिकट तय करते हैं, और योग्यता जो है वो धड़ी की धड़ी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को बदलनी होगी, तब जाकर के बिहार विकास की पटरी पर आएगा। और राजस्थान, तमिलनाडु की तरह हर 5 साल में जब सरकार बदलेगी, तब बिहार का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं सबसे बधाई देना चाहता हूं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस प्रयास को, कि उन्होंने पिछले 1 महीने से इस प्रयास को लगातार जारी रख के बिहार के यूथ को, ये सारे यूथ है,
ऑलमोस्ट आप देखेंगे बिहार स्वाभिमान आंदोलन में सारे बच्चे जो मैक्सिमम कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या अभी नौकरी करना शुरू किए हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में है, इन लोगों ने कमाल का काम किया है एक बिहार में एक जन चेतना चलाने की, एक सामाजिक भागीदारी बढ़ाने की। बिल्कुल बिल्कुल भागीदारी बढ़ाने का जो ये प्रयास है रवि जी, हम सारे लोगों को एकदम विनम्रता से सारे लोगों को इसको बताना चाहिए कि यूथ अपनी सामाजिक भागीदारी बढ़ाएं और सत्ता के शीर्ष पर जो भी बैठे हैं, कल जो भी होंगे, उनसे भी जो राजेश ने कहा है कि आप जो समाज के क्रीम है, समाज के जो उस तरह के टैलेंट है, उसको ढूंढिए। आप सामाजिक समीकरण को और जाति समीकरण को बनाते रहिएगा, लेकिन अगर बिहार बनेगा तभी ये जाति जिएगा और तभी ये राजनीति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आज प्रणाम। ठीक, बंद करो।